Now let's take up a question on Z test of proportion for two samples. Right? In the earlier class, we have taken up a question on the sample of men and women. उसी के बाद एक और क्वेश्चन कराते हैं where many students were finding the problem, and that question is question number 8 on page number 5. First of all, let us look at this question. और ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप कि यहाँ पर टू सैंपल्स का प्रोपोर्शन टेस्ट लगेगा. प्लीज लुक एट द फर्स्ट लाइन. अ कंपनी इज कंसीडरिंग टू डिफरेंट टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट्स फॉर प्रमोशन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट. तो दो अलग अलग टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट्स के बारे में बात हो रही है यहाँ पर. द मैनेजमेंट बिलीव्स दैट एडवर्टाइजमेंट ए इज मोर इफेक्टिव देन एडवर्टाइजमेंट बी. इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा. ये लाइन ये इंडिकेट कर रही है कि ये वन टेल्ड टेस्ट है. जब भी कभी लेस, ग्रेटर, इंक्रीज, डिक्रीज, मोर, लेस, रिडक्शन ऐसा कोई भी टर्म आ जाए तो समझ जाइएगा वो वन टेल्ड टेस्ट है. यहाँ पर लिखा भी हुआ है मैनेजमेंट बिलीव्स दैट एडवर्टाइजमेंट ए इज मोर इफेक्टिव देन एडवर्टाइजमेंट बी. तो मोर इफेक्टिव ये वन साइडेड डेटा को शो कर रहा है. ये काम आएगा आगे टेबल वैल्यू चेक करने में. आगे लिखा हुआ है टू टेस्ट मार्केट एरियाज विद प्रोपोर्शनेटली, प्रोपोर्शन वर्ड आ रहा है, आइडेंटिकल कंज्यूमर कैरेक्टरिस्टिक्स आर सेलेक्टेड. दो अलग अलग मार्केट एरियाज का डेटा यूज किया जा रहा है यहाँ पर. एक और लाइन है, ए इज यूज्ड इन वन एरिया एंड बी इज यूज्ड इन द अदर एरिया. नाउ इन अ रैंडम सैंपल ऑफ 60 कस्टमर्स, पहले सैंपल में जो नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं वो है 60. तो N1 कितना है यहाँ पर 60. और इसमें ये बता रहे हैं in a random sample of 60 customers who saw a 18 tried the product. तो इससे हमारे पास P1 कैप निकल आएगा. It is 60 लोगों ने वो एडवर्टाइजमेंट देखा और उनमें से 18 ने वो प्रोडक्ट ट्राई किया. तो P1 कैप क्या हो जाएगा 18/60. इसको सॉल्व कर लीजिएगा with the help of your calculators. So 18 divided by 60 ये हो जाएगा हमारे पास 0.3. और इसी से हाथ के हाथ आप Q1 कैप भी निकाल सकते हैं. वो होता है 1 minus P1 कैप 1 minus 0.3 that will be equal to 0.7. तो Q1 कैप भी आ गया हमारे पास. Q1 कैप कितना है? The value of Q1 कैप is 0.7 और P1 कैप कितना है 0.3. और आगे चलते हैं. इसमें ये तो A का डेटा दिया है कि जहां पर A यूज किया 60 कस्टमर्स जिन्होंने एडवर्टाइजमेंट देखा उनमें से 18 ने ट्राई किया. आगे एक और सैंपल है जिससे हमें ये पता लग रहा है कि टू सैंपल टेस्ट है. इन अनदर सैंपल ऑफ 100 कस्टमर्स हु सॉ B, एक और सैंपल है जिसमें कुल मिलाकर 100 कस्टमर्स हैं. Who saw B, 22 tried the product. उनमें से 22 ने वो प्रोडक्ट ट्राई किया. तो P2 कैप क्या हो जाएगा 22/100. भाई इसको 100 से डिवाइड कर देंगे आप 0.22 आ जाएगा. और इससे Q2 कैप भी निकल जाएगा. वो होगा 1 minus P2 कैप. तो 1 minus 0.22 ये हो जाएगा 0.78. So we have the value of P2 cap, Q2 cap और N2 की वैल्यू भी है हमारे पास 100. आगे लिखा हुआ है इस क्वेश्चन पे ध्यान देना. Test the hypothesis that there is no difference in the two types of advertisements. तो यही हमारी null hypothesis हो जाएगी. राइट, लिख लीजिएगा. The null hypothesis is that there is no difference in the ये कहां से निकाल रहे हैं हम? ये लास्ट लाइन के अंदर मेंशन था there is no difference in the two types of advertisements. यूज 5% लेवल. तो आपके पास यहाँ पर null hypothesis हो गई. The null hypothesis is that there is no difference in the two types of advertisements.
तो दो सैंपल हैं, प्रोपोर्शन वर्ड आ रहा है, दोनों सैंपल्स के अलग अलग प्रोपोर्शनेट डेटा हमें गिवन है। इसको अप्लाई करके सबसे पहले तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं। तो फॉर्मूला क्या सिखाया गया है आप लोगों को, z इज इक्वल टू P1 कैप माइनस P2 कैप होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ P1 Q1 अपॉन N1 ऑल कैप एंड P2 Q2 अपॉन N2। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब हम फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा, सी P1 कैप माइनस P2 कैप, P1 था 0.3, तो 0.3 माइनस P2 कैप, P2 कैप कितना आया था 0.22, इसको हमने फॉर्मूले में प्लेस कर दिया। फिर स्क्वायर रूट के अंदर आएगा P1 कैप Q1 कैप, मतलब P1 कैप को उसके साथ वाले Q1 कैप से मल्टीप्लाई करिएगा, तो 0.3 को मल्टीप्लाई किया 0.7 से, डिवाइड करना है N1 से, N1 कितना है 60, और उसके बाद P2 कैप Q2 कैप, P2 और Q2 इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 0.22 इंटू 0.78 होल डिवाइडेड बाय, इनका सैंपल साइज कितना है, इसका सैंपल साइज है 100, तो इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, राइट। ये सॉल्व करते आ जाएगी हमारे पास z की कैलकुलेटेड वैल्यू, और कैसे आएगी, सी 0.3 में से 0.22 को माइनस किया आपने, तो ये आ जाएगा 0.08, राइट। उसके बाद 0.3 को 0.7 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, डिवाइडेड बाय 60, तो ये हो गया 0.0035। इसी तरह से 0.22 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 0.78 से, और जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देना 100 से, तो हो जाएगा 0.001716, राइट। नाउ दिस इज नॉट गोइंग टू बी मच डिफिकल्ट, आपने पहले तो इसको सॉल्व कर देना है। z इज इक्वल टू 0.08 न्यूमरेटर में ही है, इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा डिनोमिनेटर में, और उसके बाद जो आंसर है स्क्वायर रूट कर दीजिएगा, तो स्क्वायर रूट करते आ रहा है 0.0722। अब आप न्यूमरेटर पे जो है 0.08 इसको डिवाइड कर देना, तो 0.08 डिवाइडेड बाय 0.0722, ये आ जाएगा 1.108, राइट। कैसे आएगी, सबसे पहले हमने 0.3 को 0.7 से मल्टीप्लाई किया और उसको 60 से डिवाइड कर दिया, तो आंसर आ गया 0.0035। फिर उसके बाद 0.22 को 0.78 से मल्टीप्लाई किया, 100 से डिवाइड कर दिया, तो 0.001716 आ गया। इन दोनों वैल्यू का टोटल किया, टोटल करते ही सीधे अंडर रूट का बटन दबा दिया, तो हमारे पास आ गई 0.0722। अब इन दोनों को डिवाइड कर दिया, मतलब 0.08 को डिवाइड किया 0.0722 से, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1.108, राइट, 1.108। अब आपको स्टार्टिंग में बताया था, इस क्वेश्चन में एक लाइन अंडरलाइन भी कराई थी जिसमें लिखा था एडवर्टाइजमेंट ए इज मोर इफेक्टिव देन बी, उससे पता लग रहा है ये वन टेल टेस्ट है, और लेवल बोला है 5%। अब 5% पर अगर टू टेल्ड होता है तो आप लोगों को वैल्यू याद होगी 1.96 होती है, और वन टेल्ड होता है अगर तो वैल्यू होती है 1.65। लेवल इस क्वेश्चन की लास्ट लाइन में बोला है 5%, टेस्ट है वन टेल्ड क्योंकि मोर इफेक्टिव वर्ड आ रहा है, और 1.108 टेबल वैल्यू क्या लगेगी यहाँ पर 1.65, क्योंकि ये टेस्ट है वन टेल्ड, मोर इफेक्टिव आने की वजह से, और लेवल हमें क्वेश्चन में दे दिया 5%, so 1.108 is less than 1.65, therefore your null hypothesis will be accepted, and we can conclude that there is no difference in the two advertisements। तो आपने पहले तो फॉर्मूला अप्लाई किया, उन वैल्यूज को अपने फॉर्मूले में प्लेस किया,
और कैलकुलेशन करने के बाद देखा कि 1.108 जो कैलकुलेटेड वैल्यू आई है इट इज लेस देन टेबल वैल्यू, देयरफॉर योर नल हाइपोथेसिस विल बी एक्सेप्टेड।